So please see this now. This is 320 clause 1. What it says, I am reading it for you and you are supposed to read it along with me. आपको मेरे साथ डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़नी चाहिए और उसी तरीके से हाईलाइट भी करनी चाहिए. It shall be the duty of the union and the state public service commissions. प्लीज़ यहीं पर होल्ड कीजिए और इसको समझिए. ये 320 की लैंग्वेज क्या है? It shall be the duty. यह कर्तव्य होगा. किसका होगा? यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का. दोनों ही पब्लिक सर्विस कमीशंस का मीन्स यहाँ पे ऐसे मान लीजिए यूनियन, स्टेट और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी पब्लिक सर्विस कमीशंस के फंक्शंस क्या होंगे, उनकी ड्यूटी क्या होगी. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस. व्हाट शैल बी द ड्यूटी? दिस शैल बी द ड्यूटी टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस. टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस, इसको ऐसे पढ़िए. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दिस ड्यूटी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस. एंड फॉर व्हाट एग्जामिनेशंस? ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है आपको LLB क्रॉस नहीं करानी है, आपको BSc BA BCom नहीं कराना है. दीज आर द एग्जामिनेशंस टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर व्हाट? फॉर अपॉइंटमेंट्स. ओके, अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि आपके जुडिशियल सर्विस एग्जाम हुए. किसके लिए? अपॉइंटमेंट्स टू दी सर्विसेज ऑफ यूनियन एंड द सर्विसेज ऑफ द स्टेट रेस्पेक्टिवली. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन will conduct examinations for the services of the union. State public service commission will conduct examination for the services of the state respectively. So this is, please see this side down. आप समझे आप लोग? तो this is the first duty of the public service commission. Public service commission की पहली ड्यूटी ये है कि वो क्या करेगा? It will conduct the exams. ठीक है? ड्यूटी ऑफ व्हाट? ड्यूटी किसकी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. क्या है? टू कंडक्ट द एग्जामिनेशंस. एग्जाम को कंडक्ट कराना. इसको हिंदी में बोल सकते हैं परीक्षाएं आयोजित करना, परीक्षाएं करवाना. किसके लिए कराएंगे? फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ फॉर सर्विसेज. अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज. ठीक है, यानी कि अपॉइंटमेंट को हिंदी में बोलते हैं नियुक्तियों के लिए. सर्विसेज मीन्स आप सब जानते हैं, इतनी हिंदी टिपिकल नहीं बोल पाऊंगा मैं. अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज, जो आपके ये जितनी सर्विसेज, जैसे जुडिशियल सर्विसेज हो गई, PCS सर्विस हो गई, IAS हो गई, और भी इंजीनियरिंग सर्विसेज, IES हो गया, दुनिया भर की जो सर्विसेज हो गई, उन सब के लिए एग्जाम, उन सब के जो नियुक्तियां हैं, सर्विसेज के अपॉइंटमेंट्स हैं, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है कौन? पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं. इट शैल बी द ड्यूटी. देखिए सीधे लैंग्वेज, इट शैल बी द ड्यूटी. इट शैल ड्यूटी. इट शैल ड्यूटी क्या मतलब है? यह इनका कर्तव्य होगा. मैंडेटरी प्रोविजन है, ऑब्लिगेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनकी ऑब्लिगेशन है एग्जाम कंडक्ट कराना. किसके लिए करा रहे? फॉर द अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज. किसके लिए करा रहे? फॉर द यूनियन एज वेल एज फॉर द स्टेट. इट मीन्स व्हाट? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बट नेचुरल है, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल कंडक्ट एग्जाम फॉर द सेंट्रल सर्विसेज. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन विल कंडक्ट एग्जाम फॉर द स्टेट सर्विसेज. इट्स बट नेचुरल. So it is all about 320 clause 1. It ends here, and now come to the second clause, and that is what? 322. It is also important. See, मैंने कहा ना मेन से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो पहले आपकी ड्यूटी ये होगी 320 क्लॉज 1 में क्या ड्यूटी है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द टू कंडक्ट द एग्जाम्स. दिस इज टू कंडक्ट द एग्जाम. अब इसको पढ़िए, देखिए क्या है. प्लीज रीड इट. इट शैल ऑल्सो, यह भी करता है ड्यूटी ऑफ द UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. सी, ये ड्यूटी किसकी है? UPSC. ध्यान रखना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इट इज नॉट मेंशन्ड हियर. इट इज नॉट द ऑल द स्टेट्स. इट इज ओनली फॉर व्हाट? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. प्लीज हाईलाइट कर लीजिए. इट शैल ऑल्सो बी द ड्यूटी ऑफ द UPSC. प्लीज कंपेयर इट विद द लैंग्वेज ऑफ 320 क्लॉज 1. ये क्या था? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ, देखिए आंखें खोल के देख लीजिएगा इसमें. 320 क्लॉज 1 में क्या था? 320 क्लॉज में था यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ बोथ. तो 320 क्लॉज 1 वाज डीलिंग विद द ड्यूटी ऑफ बोथ. 320(1) में दोनों केंद्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या राज्य लोक सेवक आयोग हो, उन दोनों के ही ड्यूटी की बात की गई थी. जबकि हम देख रहे हैं जैसे इन व्हाट 320 क्लॉज 2 में
इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूपीएससी। आई होप भूल जाएंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं भूलेंगे, मत भूलिएगा। यूपीएससी कब, ड्यूटी क्या है इसकी, टू असिस्ट दोज स्टेट्स, किन स्टेट्स की, इसको ऐसे पढ़िए देखिए, इट शैल ऑल्सो बी द ड्यूटी ऑफ द यूपीएससी इफ रिक्वेस्टेड बाय एनी टू और मोर स्टेट्स सो टू डू, किन्हीं भी दो या अधिक राज्यों से अगर कोई रिक्वेस्ट की है तब, इफ रिक्वेस्टेड बाय एनी टू, समझे। सो इन केस ही यूपीएससी रिक्वेस्टेड, then it becomes obligatory upon the UPSC because the language here it is what, it shall be the duty of the Union Public Service Commission what to assist those states, उन राज्यों को असिस्ट करना, उन राज्यों की सहायता करना, टू असिस्ट those states, किस चीज में असिस्टेंस चाहिए, इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट, जॉइंट रिक्रूटमेंट के लिए स्कीम्स को बनाना, फ्रेम कराना और उनको लागू कराने में, इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट, समझे, किसके लिए, फॉर एनी सर्विसेज फॉर विच कैंडिडेट्स पोजेसिंग, ये खास बात है, स्पेशल क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, समझे आप ये। अब मैं इसको ऐसे समझिए, इस वाली स्लाइड से समझिए, अभी देखिए, नो प्लीज सी दिस, टू और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट, दो या दो से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करते हैं, किसको करते हैं, यूपीएससी को रिक्वेस्ट करते हैं, समझे। और रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट इज दिस टू असिस्ट दोज स्टेट्स, उन राज्यों की मदद की जाए, किस चीज में की जाए, इन फ्रेमिंग एंड ऑपरेटिंग स्कीम्स, स्कीम्स को फ्रेम करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि उनको स्कीम्स को बनाने के लिए, फ्रेम करना और ऑपरेट करना मीन्स लागू करवाने के लिए, लेकिन किसके लिए स्कीम चाहिए, ऑफ जॉइंट रिक्रूटमेंट, उनका जॉइंट रिक्रूटमेंट कर पाए वो लोग, वो लोग कौन, ये जो राज्य हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द रिक्वेस्ट, सपोज उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, दे आर रिक्वेस्टिंग टू द यूपीएससी, टू और मोर स्टेट्स आर रिक्वेस्टिंग टू यूपीएससी, इट मे बी उत्तराखंड, यूपी or any other state, jointly they are requesting to the UPSC, got it or not, कि please assist us in framing and operating schemes of joint recruitment. For what? Joint recruitment for whom? For which service? For any service for which candidates possessing special qualifications are required, ऐसी सर्विसेज का रिक्वायरमेंट के लिए जिनमें कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता है, कोई हाईली क्वालिफाइड या स्पेशल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, तो हमारे लिए प्लीज़ आप जॉइंट रिक्रूटमेंट कीजिए। इफ़ इट इज़ द रिक्वेस्ट देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूपीएससी टू असिस्ट। क्लॉज कौन सी है ये, दिस इज़ व्हाट 320 क्लॉज 2। नाउ सी टुवर्ड्स मी, नाउ समझा देता हूँ, समझा तो चुका मैं, फिर भी समझाता हूँ दोबारा, समझे आप लोग। इसमें क्या है, तो इसमें अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखना है आप लोगों ने, हाउ मेनी स्टेट्स विल रिक्वेस्ट, टू और मोर, किसको रिक्वेस्ट करेंगे, यूपीएससी करेंगे। कौन सी सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, उन सर्विसेज कर रहे हैं जिनके फॉर द सर्विसेज फॉर विच कैंडिडेट्स नीड्स टू परचेज स्पेशल क्वालिफिकेशंस। तो स्पेशल क्वालिफिकेशंस पर आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रेस करना है, जोर डालना है, एंड दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर व्हाट, जॉइंट रिक्रूटमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर द जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ द सर्विसेज, फॉर सर्विसेज इन विच कैंडिडेट मस्ट possess सम स्पेशल क्वालिफिकेशंस, विच आर्टिकल 320 क्लॉज 2। किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूपीएससी को। कौन कर रहे हैं, टू और मोर स्टेट। क्यों कर रहे हैं, जॉइंट रिक्रूटमेंट के लिए। जॉइंट रिक्रूटमेंट किसके लिए, ऐसे सर्विसेज के लिए फॉर विच कैंडिडेट्स नीड्स स्पेशल क्वालिफिकेशंस। तो इस तरीके से आपको उसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। तो दिस इज द सेकंड फंक्शन, इट इज पर्टिकुलरली किसके लिए, यूपीएससी के लिए, इट इज नॉट फॉर जनरल। 320 क्लॉज 1 किसके लिए था, दैट वाज फॉर both all the public service commissions, but 320 clause 2 it is only for the UPSC। और बहुत मुश्किल कराने की कोशिश की क्वेश्चन में, तो वो इस तरह के टेक्निकल देंगे कि 320 clause 2 deals with the functions duty of the number 1 UPSC alone, number 2 UPSC as well as the state public service commissions both।
ऑल इस तरीके से कुछ बनाएंगे आपके लिए, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज ओनली फॉर द यूपीएससी। आई होप कर लेंगे आप लोग। नाउ कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ऑल्सो, एंड दिस इज 320 क्लॉज 3। यहाँ प्लीज आई जम्प टू दैट नाउ। दिस इज 320 क्लॉज 3 एंड हेयर यहाँ से आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रटना पड़ेगा। If in any case you want to prepare any topic for the mains from this chapter, then this is the 320, basically 320 पूरा, और 320 clause 3 में से तो करना ही पड़ेगा आपको, you cannot, because this is something more important, 320 clause 3, and for that purpose please jump to the direct language, go to the slide now. This is slides now. This is what 320 clause 3, the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission, यानी कि both, समझे आप लोग, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज द केस मे बी शैल बी कंसल्टेड। प्लीज रेड लाइन किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शैल बी कंसल्टेड मीन्स इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कंसल्ट देम। दे शैल बी कंसल्टेड, दे शैल बी कंसल्टेड। एज द केस में भी का मतलब है व्हेन इट इज द मैटर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, then state public service commission shall be consulted. When it is the matter of UPSC, then the UPSC shall be consulted. Both shall be consulted. It means it is obligatory on the part of the government to consult these constitutional bodies, that is UPSC and the state public service commissions. In what matters? This is the question. In what matters UPSC or the state public commission, state public service commission shall be consulted? किन किन मामलों में इनसे कंसल्ट करना गवर्नमेंट के लिए ओब्लिगेटरी होगा? और यही क्वेश्चन आपका मेंस में आ सकता है, यही क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। बेरक लैंग्वेज से बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, केस लॉज के पीछे भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। इतना कर लीजिए, आप जज बन जाएंगे बस, ठीक। अब ये देखना है कौन कौन से मैटर्स पर इनसे कंसल्टेशन करना जरूरी है, कौन कौन से मैटर पर कंसल्टेशन करना जरूरी नहीं है, समझे आप। और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको लास्ट में एक लाइन बताऊंगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। वैसे तो समझा इसलिए रहा हूं सारा, क्योंकि पता नहीं कहां से क्वेश्चन बन जाए कई बार। तो प्लीज गो टू ए पार्ट नाउ। On all matters relating to the methods of recruitment to civil services and for civil posts, देखिए क्या मतलब है इस बात का। On all matters relating to the methods of recruitment, methods of recruitment, सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट होना है वो किस तरीके से होगा। what shall be the method? Is it to be from directly interview और देयर शुड बी रिटन एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ये होना चाहिए। किस तरीके का तरीका क्या होगा मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे कंसल्टेशन का। प्लीज सी दिस साइड नाउ, आप समझ रहे। नाउ इट इज द ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट, ऑब्लिगेटरी कंसल्टेशन है ये ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू कंसल्ट यूपीएससी और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। किस बात पे कि व्हाट शैल बी द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आप समझ रहे, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट को मत भूलिएगा। किसके लिए? सिविल सर्विसेज के लिए, किसी भी सिविल पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट का पर्पस मेथड क्या होना चाहिए। मेथड में क्या क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं, आप एग्जाम का पूरा लेंथी प्रोसेस बना सकते हैं जैसे कि यूपीएससी में है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का प्रोसेस है, कई बार डायरेक्टली मेंस होते हैं। तो ये है मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं बात ये। तो दिस इज द फर्स्ट, बिकॉज क्या शैल बी कंसल्टेड को मत भूलना भैया। नाउ कम टू द सेकंड, प्लीज सी द स्लाइड नाउ। ऑन द प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत, ऑन द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन जिन सिद्धांतों को फॉलो किया जाना है किसमें, इन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट and in making promotions and transfers from one service to another and on the suitability of candidates for such appointments, promotions और transfers। देखिए बहुत सारे शब्द आ गए, समझ लीजिए हम क्या बात कर रहे हैं, इसको ऐसे समझिए। देखिए अभी we are talking about the appointments, we are talking about the promotions, we are talking about the transfers and we are talking about the suitability of the candidates। See this side, आप समझ रहे हैं कितने शब्द आ गए। अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। व्हाट अपॉइंटमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर्स एंड द सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। ये चार बातें होगी, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। इनमें क्या बात कर रहे हैं, इनमें जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाने,
Principles to be followed in making this appointment, promotions, transfers और the suitability candidates, इनमें इनको इन सिद्धांतों के उसमें कंसल्ट किया जाना है. देखिए, दिस इज व्हाट एडवाइजरी फंक्शन ऑफ द, यू विल हैव टू टेक द कंसल्टेशन. गवर्नमेंट माने ना माने दैट इज डिफरेंट थिंग. दिस इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि उनको मानना ही होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे. अभी राइट नाउ द वी आर स्टडिंग व्हाट ऑन व्हाट पॉइंट्स दे मस्ट बी कंसल्टेड. किन पॉइंट्स पर कंसल्टेशन मस्ट है. कंसल्टेशन इज मस्ट ऑन द प्रिंसिपल्स, मतलब सिद्धांत कौन से होंगे, किन सिद्धांतों के बेस पर हम इन प्रमोशंस को करेंगे, किन सिद्धांतों के बेस पर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, किन क्या हमारे सिद्धांत होने चाहिए ट्रांसफर के. जैसे ट्रांसफर कैसे है, ट्रांसफर पॉलिसी हो गई, देयर शुड बी ट्रांसफर पॉलिसी. नो ट्रांसफर पॉलिसी जुडिशियल ऑफिसर्स में जनरली क्या है, एक्सेप्टेड क्या है कि 3 years पोस्टिंग एट वन प्लेस. 3 years पोस्टिंग, ये एक सिद्धांत हो गया. ठीक है, ये एक सिद्धांत हो गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बनाया जाए, सुटेबिलिटी के लिए क्या बनाया जाए, कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, कि क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए. तो ये सारा हो गया. तो इन सब सिद्धांतों पर कंसल्टेशन इज मस्ट विद द पब्लिक सर्विस कमीशंस, वेदर इट इज द यूपीएससी और वेदर इट इज द स्टेट पीएससी. कर लेंगे आप लोग. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. प्लीज सी दिस पार्ट. नाउ प्लीज सी द स्लाइड. ऑन ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स. कौन से मैटर्स, disciplinary matters, please see this, affecting a person serving under the government of India or the government of a state in a civil capacity. समझे, इतना समझिए बस. अब ये क्या मतलब हो गया कि डिसिप्लिनरी मैटर्स क्या होंगे. अब ये कि डिसिप्लिनरी मैटर्स में क्या क्या काउंट होगा, किस किस बात को इनडिसिप्लिन माना जाएगा. फॉर दैट पर्पज देयर मे बी डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर दैट. फॉर एग्जांपल that you may not be allowed to form an association, you may not be allowed to go to public, judicial officers are not allowed to go public, they can't give any interview, they can't give any media bite. But in case of police officers, you can see they are generally updating the media what is happening, why curfew, so many. तो for different post उनकी sensitivity को देखते हुए अलग अलग उनके सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली उनको मनवाने के लिए, और अगर वो नहीं मानते हैं तो एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो डिसिप्लिनरी मैटर्स कहते हैं उसको. हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिनरी मैटर्स. डिसिप्लिनरी मैटर्स के बारे में कंसल्ट किया जाएगा. हम क्या कर रहे हैं, देखो समझो इस बात को. टेक्निकलिटी क्या है, टेक्निकलिटी ये है कि आपको पहले द्वारा पढ़ना चाहिए. दे शैल बी कंसल्टेड, इट मीन्स कंसल्टेशन मस्ट है. ये मस्ट नहीं है कि जो वो कंसल्ट करके आपसे राय देंगे, आप राय देंगे वो जरूरी हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे जो अनुराग भाई साहब हैं, इनकी शादी का एक चर्चा है. फॉर एग्जाम्पल, सिली एग्जाम्पल मानते हैं. तो नाउ इन दैट केस इट इज मस्ट, कंसल्टेशन विद हिज फादर इज मस्ट. सो अनुराग विल गो टू हिज फादर एंड विल कंसल्ट. नाउ अंदर क्या है कि कंसल्टेशन मस्ट है. मैं उनकी बात मानूंगा थोड़ी, मैं नहीं मानता. दिस इज ओनली द फादर ऑफ द एडवाइस ऑफ द फादर इज नॉट ओब्लिगेटरी. ओब्लिगेटरी क्या है, शैल बी कंसल्टेड. कंसल्ट करना जरूरी है, कंसल्ट करना ओब्लिगेटरी है. ही शैल बी कंसल्टेड, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी all the advices and all the advice should be agreed on. तो उसमें यहाँ पे देखिए डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं. ये डिसिप्लिनरी मैटर्स में कंसल्ट करना जरूरी है, ये ध्यान रखना. बस बार बार कह रहा हूं मैं, डिसिप्लिनरी मैटर्स और वो सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, वो सब सेम आ रहा है इसमें, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. डी आ जाइए. अभी क्या पढ़िए एक साइड जरा. ऑन एनी क्लेम बाय और इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन. देखिए कैसे लैंग्वेज ड्राफ्ट करते हैं. ऑन एनी क्लेम बाय, यानी कि किसी व्यक्ति ने खुद क्लेम किया हो, और इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन, या उसके लिए किसी ने किया हो. विच पर्सन, हु इज सर्विंग, जो कि सर्व कर रहा है अभी, और हैज सर्व्ड अंडर, या सर्व कर चुका है. किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, अंडर द क्राउन इन इंडिया यानी कि प्री इंडिपेंडेंस एरा, और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्टेट इन ए सिविल कैपेसिटी. तो नाउ आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज दिस जेंटलमैन. किसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं. प्लीज सी द स्लाइड. पहले इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए. ए पर्सन हु इज सर्विंग और हैज सर्व्ड, इसको समझिए. एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो व्यक्ति एट प्रेजेंट सर्व कर रहा है. हु इज सर्विंग और हैज सर्व्ड, या सर्विस दे चुका है. इट मीन्स एट प्रेजेंट ही हैज रिटायर्ड, और एनी हाउ ही इज नॉट इन सर्विस एट प्रेजेंट.
तो ही इज सर्विंग और हैज सर्व्ड। ना कौन सा व्यक्ति है, इधर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, अंडर द क्राउन, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एन इंडियन स्टेट। ये लास्ट के दो हैं ये, दीज आर, इनका मतलब क्या है कि ये है उसके लिए प्री इंडिपेंडेंट एरा के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ एक क्राउन मतलब इन जब तो क्राउन का राज्य थे ना उस समय उसको सर्व कर रहा हो, और जैसे मान लीजिए अंग्रेजों के जमाने के जेलर और बाद में भी आ गए तो उस समय सर्व किया हो, उस समय की बात कर रहे हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी, तो उस समय बहुत सारी वर्क फोर्स ऐसी थी जो पहले से भी वर्क करती आ रही थी, इसके लिए बनाए जाते हैं ये। इन सिविल कैपेसिटी, सिविल कैपेसिटी में हु हैज सर्व्ड और इज ऑल्सो सर्विंग एट प्रेजेंट, दोनों में से कोई ऑप्शन भी हो सकता है, उसके लिए बात कर रहे हैं। इसको देखिए क्या है ये देखिए इसको, ऑन एनी क्लेम बाय और इन रेस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। तो इस व्यक्ति का कोई क्लेम है, ठीक है, कौन सा व्यक्ति है जो मैंने आपको यहां समझाया अभी, ये इस व्यक्ति के बारे में इसका क्लेम है। इसके बारे में क्या है, दैट एनी कॉस्ट इनक्योर्ड बाय हिम, समझिए इस बात को, एनी कॉस्ट इनक्योर्ड बाय हिम, उसने कुछ कॉस्ट इनक्योर कर ली है, उस पर कुछ खर्चा कर लिया है उसने, क्यों किया है, in defending legal proceedings instituted against him because some legal proceedings were instituted against him, and in defending those legal proceedings he has incurred some cost। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप when you were serving, जब सर्व कर रहे थे या कर रहे हैं, आपके खिलाफ भी कुछ जैसे मान लीजिए 133 का ऑर्डर हुआ, 133 सीआरपीसी का ऑर्डर हुआ, 129 का ऑर्डर हुए, उसमें किसी ने आपको डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं आपसे, या कोई भी सूट आपके पास इसलिए लाया जा रहा है आपके खिलाफ बिकॉज यू एज ए पब्लिक सर्वेंट, बिकॉज ऑफ योर एक्शन समवन सस्टेन्ड इंजरीज, समवन सस्टेन्ड डैमेजेस, एंड नाउ यू आर गोइंग टू डिफेंड इट। भले ही आपके खिलाफ कोई डैमेजेस देने नहीं पड़ रहे आपको, बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू गो टू द कोर्ट, कोर्ट में जाएंगे आप, कोर्ट में जाकर के आपको डिफेंड करना पड़ेगा, तो उसमें आपको कुछ खर्चा हुआ, वकील साहब को खर्चा हुआ, कुछ और खर्चा हुआ। नाउ यू हैव इन डिफेंडिंग ऑफ दोज लिटिगेशंस some costs are incurred by you, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको, देखिए आप, in defending legal proceedings instituted against him what, in respect of acts done or purporting to be done in the execution of his duty। देखिए in the execution of his duty, अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोई उसने कार्य किया, act done, and in that case he has to defend some legal proceedings which were instituted against him, and in that case some costs are incurred by him, therefore he is claiming on any claim। समझे, उनको वो क्लेम करना चाहता है जो खर्चे उसने क्लेम कर दिए। ऐसे केस में क्या होगा, that should be paid out of the consolidated fund of India or the consolidated fund of the state as the case may be। इसको समझ लीजिए आप, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, इसको ऐसे देख लीजिए बस ये देखिए इस तरफ है। तो बेसिकली देयर इज ए पब्लिक सर्वेंट, नंबर वन, ही हैज डन सम एक्ट इन द पब्लिक ड्यूटी एंड फॉर दैट पर्पज ही हैव टू डिफेंड सम लीगल प्रोसीडिंग्स विच वर इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। एक पब्लिक सर्वेंट है, उसने कोई कार्य किया अपने कर्तव्य के निष्पादन में, और ऐसे करते हुए उसके खिलाफ कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स को, उसके खिलाफ कोई लीगल केस चलाए गए, उनको डिफेंड करते हुए उसने कुछ खर्चे हुए, उन खर्चों का जो उसको रीइंबर्समेंट है वो कहाँ से होगा, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होगा, इस बारे में कंसल्टेशन होगा, कंसल्टेशन मस्ट होगा गवर्नमेंट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से। बात समझ में आ गई, बढ़े आगे को नो। ऐसे ही है आपका ये ई क्या है, ये ई भी वही है, सब कुछ लगभग वैसा ही है, पढ़ लीजिए एक बार। On any claim for the award of a pension, समझे, in respect of injuries। Now in that, इसमें अंतर क्या है, बस इस वाली डी में और इसमें अंतर क्या है, in this case E में he has sustained some injuries in respect of injuries sustained by him, ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको। in that case डी में क्या था, there he was defending। डी में क्या अंतर है, डी में ही इंक्योर्ड सम कॉस्ट, इंजरी नहीं हुई है, ही इंक्योर्ड सम कॉस्ट इन डिफेंडिंग द लिटिगेशन। इन केस ऑफ ई ही हैज सफर्ड सम
इंजरीज, he incurred, he sustained some injuries, ठीक है, by such person वही है, serving government of India, this that. So in that case how to deal with that claim, अगर वो उस इंजरीज के लिए क्लेम करता है तो हाउ टू डील विद दैट, उस क्वेश्चन का निर्धारण क्या होगा और कितना अमाउंट दिया जाएगा। जैसे कि ऐसे मान लीजिए ये पुलिस फोर्स है, अगर कोई व्यक्ति पुलिस फोर्स में दंगे के उसमें 144 कर्फ्यू को लगाने में उसको या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोविड सिचुएशन आ गई, दे आर द कोविड वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स, और ऐसे ही दौरान में अगर मर जाए, वो कोई व्यक्ति मर जाता है पब्लिक ड्यूटी करते हुए, तो उस केस में कितना, उसको कितना पेंशन मिलना चाहिए, कितना क्या क्लेम मिलना चाहिए उसको, इस बारे में जो कंसल्टेशन है वो किससे किया जाएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन से किया जाना मैंडेटरी है। जैसे कि अभी 50 लाख तक का इंश्योरेंस की बात की गई है रिसेंटली कोविड में, है कि नहीं है। तो दिस इज व्हाट, प्लीज सी दिस नाउ, इट शैल बी द ड्यूटी, आगे पढ़िए देखिए, है ना, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन टू एडवाइज ऑन एनी मैटर सो रेफर टू देम and on any other matter which the president or as the case may be governor of the state may refer to them। इसको और समझ लीजिए, देखिए क्या है इसका मतलब, क्या है प्लीज समझिए। वो हमने पढ़ा कि ऑब्लिगेटरी कंसल्टेशन कहाँ है, फाइव केसेस पढ़े, A to E आ गया। अब इन एडिशन टू क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंसल्टेशन, तो करना जरूरी है ये, लेकिन अगर गवर्नमेंट करती है तो इनके लिए भी, इनका भी एडवाइस देना जरूरी है, नहीं है। आप समझे इस बात को, नहीं समझे, देखिए इसमें क्या है, आपसे एडवाइस लेना मेरे लिए ऑब्लिगेटरी है, लेकिन क्या आप, अगर मैंने आपसे एडवाइस सीख करी कि विष्णु भाई साहब प्लीज मुझे एडवाइस दीजिए, है ना, या नीतू मैडम प्लीज एडवाइस दीजिए, अंजलि मैडम प्लीज मुझे समझाइए जरा इसमें, तो मैं तो आपसे एडवाइस सीख कर रहा हूं, क्या आपकी भी ड्यूटी बनती है मुझे एडवाइस देना या नहीं, आप मना कर सकते हैं। This is for that it shall be the duty to give to advise on the matter so referred। पब्लिक सर्विस कमीशन की भी ओब्लिगेशन है, कंपल्सरली है कि वो अपनी एडवाइस देंगे ही देंगे इस मैटर पर, दे कैन नॉट डिनाई इट। इन 5 मैटर्स पर कंसल्टेशन करना भी अनिवार्य है और ये पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अपनी एडवाइस देना कंपल्सरी है। पढ़ लीजिए दोबारा, देखिए क्या है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, यह किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का कर्तव्य होगा, इट शैल, इट इज द एडवाइज, इट इज द मैंडेटरी प्रोविजन, क्या, टू एडवाइज, एडवाइस देना मैंडेटरी होगा, उनका कर्तव्य है ये, ऑन एनी मैटर, किसी भी मामले में, ऑन एनी मैटर कौन सा, सो रेफर टू देम, जो मैटर उनको रेफर किया जाएगा उस मैटर पर एडवाइस करना उनके लिए अनिवार्य होगा, कर्तव्य होगा, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो हो गया। एंड ऑन एनी अदर मैटर, और किसी अन्य मैटर पे भी जिसपे विच द प्रेसिडेंट और द गवर्नर में रेफर टू देम, या किसी मामले पे जिसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर उनको रेफर करें तो उन पर, समझे आप। तो अगर गवर्नर साहब या प्रेसिडेंट साहब किसी मैटर को रेफर कर रहे हैं और उनसे एडवाइस मांग रहे हैं, तो क्या पब्लिक सर्विस कमीशन मना कर सकता है? नो, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर्स। प्रेसिडेंट गवर्नर माने या नहीं माने ये उनका है, बट आपसे अगर एडवाइस ली गई है, इट शैल बी द ऑब्लिगेटरी, यू विल हैव टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर्स। समझ में आ गई बात? नो प्लीज गो फर्दर ऑन, से दिस इज। अब प्रोविजियो पर आ जाइए, प्रोविजियो पर प्लीज से प्रोविजियो, प्रोविजियो प्रोवाइडेड दैट the president as respects all India services or other services and posts in connection with the affairs of the union, and the governor as respects wahi with the affairs of the state, may make regulations specifying the matters in which it shall not be necessary for a public service commission to be consulted। this is, अब यहाँ से समझ लीजिए है क्या मामला ये। वैसे प्रोविजन क्या कहता है इसको समझा देते हैं, बस कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लीजिए एक बार। देखिए जब प्रेसिडेंट किसके लिए बात करेंगे, प्रेसिडेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनियन एंड द गवर्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट, दे कैन मेक रेगुलेशंस, वो ऐसे नियम बना सकते हैं स्पेसिफाइंग द मैटर्स, कि ऐसे मैटर्स को जिसमें इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी कंसल्टेड, जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करना आवश्यक नहीं होगा।
इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी कंसल्टेड। तो प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर में स्पेसिफाई सर्टेन मैटर्स कि इन मामलों पर उनसे कंसल्टेशन करना अनिवार्य नहीं होगा। उन 5 मैटर्स पर अनिवार्य है कंसल्टेशन करना। इन मैटर्स में, कौन से मैटर्स में, देखिए, एज रेस्पेक्ट्स ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज एंड पोस्ट जो मेंशन किए गए, इनमें जहां जहां पर गवर्नर या प्रेसिडेंट चाहते हैं कि भी इनमें कंसल्टेशन करना, कंसल्टेशन कंपल्सरी नहीं होगा, तो वैसी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास है। तो दिस इज ऑल अबाउट 320 क्लॉज 3। सो क्लास आपको पसंद आई होगी, ये मुझे पता है, क्योंकि दिल खोल के पढ़ाया गया है। मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कोई भी और चैनल, कोई भी और कोचिंग आपको नहीं जाना पड़े। और यही मेरी, आपने ज़ील देख ली होगी लेक्चर में ज़रूर, और उसको अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके। और इसी के साथ में मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, जो मैंने रिवीजन की ट्रिक्स बताई हुई हैं, बीच बीच में मैं आपको समझाता रहता हूँ कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, वो आपके लिए मस्ट है। अगर आप मुझसे एक ही बात कहेंगे, सर एक बात बता दो जिससे हम जज बन सकते हैं, या कोई हम अपना नेट यूजीसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो देखिए एक ही वर्ड है बस, वो वर्ड है आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। एग्ज़ाम में बच्चे इसलिए ही फेल होते हैं क्योंकि वो उतना अच्छा याद करके नहीं जाते हैं, वो उतना अच्छा याद करके नहीं जाते, और वहाँ पर बार बार वो 1-2 क्वेश्चन गलत करेंगे, याददाश्त कम होने की वजह से, और एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।